हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने सारे सीए दोस्तों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट सीए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके मन में ये तो रहता है कि भैया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व तो करूं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठता हूं तो क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर डर जाता हूं और समझ में नहीं आता है कैसे अकेले सॉल्व करूंगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आईसीएआई के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन एंड दैट टू चैप्टर वाइज। तो हर एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे सपोज कॉस्ट शीट हमने उठाया, तो कॉस्ट शीट का नवंबर 18, अगर नवंबर 18 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है तो सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया, छोटा क्वेश्चन है तो दो तीन डिस्कस कर लिया, कि 1 घंटे का एक वीडियो हमारा रहे और इस वीडियो में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाए हम डिस्कस कर ले, ताकि आपको बहुत देर तक एक वीडियो के लिए बैठना ना पड़े और आप धीरे धीरे सॉल्व करते चले जाओ। तो ये वीडियो को देखने से आपको पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनकी क्लैरिटी तो मिलेगी ही, साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपको अपने आंसर्स कैसे लिखने हैं। मींस आईसीआई जब आपको मार्क्स देगी तो वो कैसा आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो पूरा राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नए जो केस स्टडीज बनते हैं उनमें भी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो हमारे केस स्टडीज बनते हैं वो भी तो क्या है, इन्हीं फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपसे आईसीआई की जो न्यू केस स्टडी है वो भी बन जाएगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स बिगिन। आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज मार्क करिए, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है ना कि आपका ओवर टाइम प्रीमियम का जो कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इन अ फैक्ट्री देयर आर 50 वर्कर्स वर्किंग 8 hours पर डे इंक्लूडिंग 30 minutes फॉर लंच ब्रेक। कितने देर काम करते हैं वो? 8 hours एवरी डे काम करते हैं, जिसमें 30 minutes लंच ब्रेक का इंक्लूडेड है। तो मैंने जब आपको इफेक्टिव आवर्स के बारे में बताया था तो ये भी बताया था कि कोई भी आइडल टाइम को हम अपने इफेक्टिव आवर्स में नहीं लेते हैं। तो 8 hours अवेलेबल टाइम है, उसमें 30 minutes का आइडल टाइम है, तो 8 में से आप 30 minutes माइनस कर दीजिए, मीन्स 8 माइनस 0.5। तो आपका इफेक्टिव टाइम क्या है पर डे? 7.5 hours। इफेक्टिव टाइम 7.5 hours per day. Worked for 160 days during a period of 6 months ended on 31st December 2023. During this period, the total employee cost was rupees 3,90,000. टोटल आपने अपने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए? 3,90,000 रुपीज आपने दिए हैं। The management of the factory decided the overtime premium rates for the month of January 2024 as under: संडेज एंड हॉलीडेज 180% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो ये भैया बेसिक वेज रेट कैसे पता चलेगा? देखिए, आपने अपने वर्कर को 3,90,000 दिया है, कितने दिन आपने उससे काम करवाए? 160 डेज, और हर डे वो 7.5 hours काम कर रहा है। तो वहां से हम दोनों को डिवाइड करके बेसिक वेज कंप्यूट कर सकते हैं। वर्कर्स 160 डेज काम कर रहे हैं और हर डे 7.5 hours, दैट मीन्स कुल मिलाकर 1200 हर एक वर्कर ने काम किया है। और मेरे पास कितने वर्कर्स हैं? 50 वर्कर्स, तो कुल मिलाकर 60,000 आवर्स काम हुए हैं, और इन्हीं 60,000 आवर्स के मैंने 3,90,000 रुपीज़ दिए हैं। तो यहाँ से मैं बेसिक वेज कंप्यूट कर सकता हूँ। और एक बार मेरे को बेसिक वेज मिल गया, उसके बाद ओवर टाइम की रेट गिवन है कि जब मैं संडे को, हॉलीडे को काम करवाता हूँ तो जो भी बेसिक वेज रेट है उसका 180% मेरे को वर्कर्स को देना पड़ता है। दैट मीन्स एवरी संडेज एंड हॉलीडेज आई एम पेइंग 80% एक्स्ट्रा। 180% है तो 100% तो आपका बेसिक वेज रेट, तो 80% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एज अ प्रीमियम। और बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 160% है। दैट मीन्स ऑन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल डेज, यू आर पेइंग 60% एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा आवर्स। ड्यूरिंग द लास्ट 6 months एंडेड ऑन 31st December 2023 द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। लास्ट 6 महीने में क्या काम हुआ है? 56,250 तो नॉर्मल टाइम है, संडेज एंड हॉलीडेज 750 है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 3,000 आवर्स। तो कुल मिला के 60,000 आवर्स आपने काम करवाए हैं, उसका ब्रेकअप गिवन है।
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2024 द फॉलोइंग वर्कड ऑन अ जॉब BX इन द फॉलोइंग मैनर। जॉब BX में ये सब काम हुआ है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स है 2400 मैन आवर्स। ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, संडेज को आपने 200 आवर्स काम करवाया है, और आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपने 400 मैन आवर्स काम करवाया, तो कुल मिला के 3000 मैन आवर्स हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब BX एंड ओवरहेड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो जब भी ओवर टाइम प्रीमियम आता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था 4 सिनेरियो होते हैं टोटल। पहला सिनेरियो, जब ओवर टाइम हम रेगुलरली करवाते रहते हैं, तो इफ़ इन केस वी आर यूजिंग ओवर टाइम एज अ रेगुलर पेमेंट, अगर हम ओवर टाइम रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वी इन्फ्लेट द रेट, हम अपने बेसिक वेज रेट को इन्फ्लेट कर लेते हैं और वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। अब इन केस द ओवर टाइम इज यूज्ड इरेगुलरली, जब हम इरेगुलरली यूज करते हैं तो उस केस में जो ओवर टाइम का प्रीमियम होता है, दैट मीन्स द एक्स्ट्रा अमाउंट इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो क्या है, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे जब हम ओवर टाइम चार्ज करते हैं, तो जब हम ओवर टाइम करवाते हैं कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, तो फिर कस्टमर से ही उसका कॉस्ट बियर करवाते हैं, कस्टमर के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फोर्थ है, जब किसी एब नॉर्मल सिचुएशन की वजह से आपको ओवर टाइम कराना पड़ता है, तो एब नॉर्मल सिचुएशन की वजह से अगर आपको ओवर टाइम कराना पड़ रहा है तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, आपके कॉस्टिंग PL में चला जाएगा। सिंपल। तो व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली इन दी होल ईयर, रेगुलरली आप ओवर टाइम करवाते हो, तो यहां पर फिर आप इन्फ्लेट करोगे रेट को बाय इन्फ्लेटिंग द बेसिक वेज रेट। सेकेंड, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इरेगुलरली आप करवा रहे हो, तब फिर ओवर टाइम का जो अमाउंट होता है वो कहां चला जाता है, इन फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू कंप्लीट द जॉब इन टाइम, जब कस्टमर नहीं बोला है तो फिर वो पूरा ओवर टाइम का प्रीमियम का अमाउंट भी कहां चला जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कंप्लीट अमाउंट इज चार्ज टू द कस्टमर। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड इन द एरिया, अगर फ्लड है दैट मीन्स ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। एबनॉर्मल सिचुएशन के केस में जो ओवर टाइम प्रीमियम होता है वो आप ट्रांसफर कर देते हो कॉस्टिंग PL में। ये आपके कॉस्ट PL में चला जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हुए ना मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो कि हो सकता है कि आप पैनिक सिचुएशन में मिस्टेक कर दो एग्जाम में। ऐसे आपको पता है कि क्या कंसेप्ट लगाना है, बट इन केस एग्जाम में क्या होता है ना, हम पैनिक मोड में रहते हैं, तो पैनिक मोड में हमसे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक आपसे हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको वहां पर पहले वो सिली मिस्टेक करवाऊंगा फिर क्रॉस करवाऊंगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, सबसे पहला हम क्या कंप्यूट करेंगे, अपना बेसिक वेज रेट। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक वेज रेट। टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स वर्कड। तो आपने 3,90,000 रुपीज दिए हैं, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स वर्कड। इफेक्टिव आवर्स वर्कड कितना है, 50 लेबर्स हैं, हर लेबर 25 डेज काम कर रहा है फॉर 8 आवर्स, बट 8 आवर्स में 0.5 आवर जो है वो लंच ब्रेक है, तो माइनस कर देंगे। सॉरी, ये 160 डेज काम करे ना, वो 25 नहीं 160।
तो 3,90,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 160 इंटू 7.5, 60,000 आवर्स। 3,90,000 डिवाइडेड बाई 60,000, 6.5। तो बेसिक वेज रेट क्या आ गई? 6.5। अब बेसिक वेज रेट है 6.5, तो जब आप संडेज को काम करवा रहे हो तो आप 180% दे रहे हो बेसिक वेज रेट का। ओवर टाइम रेट संडेज एंड हॉलीडेज, ₹6.5 इंटू 180%, 11.7। अब यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख लीजिए आपने एक्स्ट्रा कितना दिया, तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 11.7 माइनस 6.5, 5.2, और बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स $6.5 इंटू 160%, 10.4। तो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? 3.9। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली इन दी होल ईयर एज अ पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। तो जब रेगुलर बेसिस पे हम ओवर टाइम करवाते हैं वर्कर से तो हम रेट को इन्फ्लेट कर देते हैं। लिखिए आप पार्ट 1। डन regularly by the workers, we compute the inflated wage rate, which comprises the overtime amount. हम वेज रेट को क्या करते हैं? इन्फ्लेट कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या बनेगा हमारा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू इन्फ्लेटेड वेज रेट इंटू आवर्स वर्कड। तो ढूंढना पड़ेगा इन्फ्लेटेड वेज रेट। इन्फ्लेटेड वेज रेट के लिए हमें एक डेटा गिवन है, देखिए ये डेटा, इससे हम क्या कर सकते हैं? अपना इन्फ्लेटेड वेज रेट ढूंढ सकते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। तो आप निकालिए कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेटेड वेज रेट। पेमेंट मेड इन लास्ट 6 मंथ्स, कितने पेमेंट हमने किए हैं लास्ट के 6 महीने में? नॉर्मल आवर्स के, नॉर्मल आवर्स है हमारे 56250, तो 56250 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, क्योंकि नॉर्मल आवर्स को हम 6.5 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो 56250 इंटू 6.5, 3,65,625। संडेज एंड हॉलीडेज, संडेज को हम पेमेंट करेंगे 750 मल्टीप्लाइड बाई 11.7, 750 मल्टीप्लाइड बाई 11.7, 8775। और बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स,
आवर्स काम हुए हैं और यहाँ पे हम 10.4 के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो 10.4 इंटू 3000 31,200। तो टोटल पेमेंट 31,200 प्लस 8775 प्लस 3,65,625 4,05,600। और ये 4,05,600 रुपीज मैंने जो पेमेंट किए कितने आवर्स के लिए? 60,000 आवर्स के लिए। आवर्स वर्कड 60,000। तो therefore inflated wage rate is equal to 4,05,600 divided by 60,000। 6.76 ये आ गई मेरी इन्फ्लेटेड वेज रेट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 6.76 इंटू इस जॉब में कितने देर काम हुआ है, सब मिलाकर 3000। तो 6.76 मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। हम यहाँ देखेंगे ही नहीं कि हमने बेसिक कितना करवाया, ओवर टाइम कितना करवाया। जितना टोटल काम हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फ्लेटेड वेज रेट के साथ, मल्टीप्लाइड बाई 3000। 20,280। तो ये पूरा चला जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। सेकेंड, पार्ट 2, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जब ओवर टाइम इरेगुलरली किया जाता है तो फिर जो ओवर टाइम प्रीमियम का अमाउंट होता है दैट इज ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। लिख लीजिए ये बात। इज डन इरेगुलरली overtime premium is transferred to factory overheads। अब यहां पे ना आप हो सकता है कि शायद मिस्टेक कर दो। आप एग्जाम में जब जाओगे तो नॉर्मल वर्किंग है 2400 मैन आवर्स, तो आप लिखोगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 2400 मैन आवर्स है, तो 2400 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा बेसिक रेट है 6.5। तो 2400 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 600 के साथ, 2400 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 15,600। फिर ओवर टाइम जो है संडेज एंड हॉलीडेज 200 इंटू इसकी रेट है 11.7, तो 200 इंटू 11.7 ₹2340। और बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 400 इंटू 10.4 4160। तो ये जो दो अमाउंट होगा ना इसको आप डाल दोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में और ये आप डाल दोगे डायरेक्ट लेबर में। ये आपसे मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, हो सकता है कि आपको ये भी लग रहा हो कि हाँ भैया यही तो करना है, गलत क्या है इसमें? ये गलत है मेरे भाई। यहां पे हम क्या करेंगे, हमने क्या वर्ड यूज किया कि ओवर टाइम प्रीमियम को हमें सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालना है। मतलब ओवर टाइम प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे। जो नॉर्मल आवर्स है उसको तो हम बेसिक वेज रेट मींस डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो करेक्ट क्या है? ये है करेक्ट।
जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो पूरे 3000 आवर्स पे हम कंप्यूट करेंगे। जो 3000 आवर्स अगर हमने काम करवाया है तो 3000 इंटू 6.5 तो देंगे ही देंगे ना। 3000 इंटू 6.5 19,500। यहां पर आप क्या कर रहे थे, पूरा पैसा आप ओवर टाइम का डाल दे रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड में, लेकिन ओवर टाइम जब आप करवा रहे हो तो ओवर टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा हमने दिया सिर्फ वही तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। 3000 घंटे का काम है तो हम 3000 घंटे तो करवाएंगे ही। अब ओवर टाइम जो करवाया उसके वजह से जो एक्स्ट्रा देना पड़ा वो एक्स्ट्रा को आप सिर्फ डालिए ना फैक्ट्री ओवरहेड में। अगर आपने कुछ ओवर टाइम करवाया तो आप उसमें नॉर्मल जो पैसा देते हो वो तो दोगे ही, उसके अलावा कुछ ऊपर से पैसा दोगे, तो जो ऊपर से पैसा दे रहे हो वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो जो नॉर्मल पैसा दिया 3000 में 6.5 तो मेरे को देना है, तो वो पूरा जाएगा डायरेक्ट लेबर में। और फैक्ट्री ओवरहेड में कितना जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट संडेज एंड हॉलीडेज का। संडेज और हॉलीडेज में एक्स्ट्रा हम क्या पे कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। 5.2 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो 5.2 इंटू 200 रुपीज 1040 और बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। यहां पर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 3.9 इंटू 400, 3.9 इंटू 400 1560 1040 प्लस 1560 2600। तो ये जो 2600 का अमाउंट है ये सिर्फ जाएगा आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में, बाकी 19,500 का अमाउंट जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। अब लिखिए आप पार्ट 3। पार्ट 3 है जब हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम कस्टमर से चार्ज करेंगे तो पूरा का पूरा 19,500 और 2600 वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। मीन्स कुल मिला के जो 22,100 हम दे रहे हैं वो पूरा कस्टमर से चार्ज कर लिया जाएगा। When overtime is done at the request of customer, the complete amount is charged from the customer. Therefore, direct labor cost rupees 19,500 plus 2,600 22,100 पूरा का पूरा कस्टमर से चार्ज कर लिया जाएगा। और पार्ट 4 जब एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो जो ओवरहेड का अमाउंट होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। सिंपल। When overtime is done due to abnormal situations, the overtime premium is charged to costing PL बस। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 19,500 और कॉस्टिंग पीएल में हम ट्रांसफर कर देंगे 2,600 का जो अमाउंट है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर टाइम प्रीमियम एंड ट्रीटमेंट को समझने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर प्लीज़ देख कर जाइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। May 2024, the following data is available for XYZ Limited for the month of February 2024. Standard working hours 8 hours per day of 6 days per week. कंपनी ने सोचा कि वो एक वीक में 6 दिन काम करवाएगी और हर दिन 8 घंटे काम करवाएगी। ये कंपनी ने बजट बनाया। नंबर ऑफ वीक्स इन द मंथ 4, 4 वीक ऐसा करेगी। मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 एम्प्लॉइज,
मतलब कंपनी में टोटल 150 एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, एक्चुअली वर्किंग 125 एम्प्लॉयज। अभी कितने 125 एम्प्लॉयज। तो जब कंपनी अपना बजट बनाएगी तो इन्हीं 125 एम्प्लॉयज को लेकर बजट बनाएगी। एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो 86%। मतलब जो कंपनी ने बजट बनाया, बजटेड कैपेसिटी का एक्चुअली में सिर्फ वो 86% ही यूज कर पाई। तो बजटेड कैपेसिटी कैसे मिलेगी? 125 वर्कर्स हैं, हर वर्कर 6 दिन काम करेंगे और 6 दिन में वो हर रोज 8 घंटा काम करेंगे और ऐसे 4 वीक तक वो काम करने वाले हैं। तो 125 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 8, तो यहां से मेरे को मिलेगी बजटेड कैपेसिटी। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या हुआ है, बजटेड का सिर्फ 86% ही काम हुआ है, तो बजटेड कैपेसिटी मिल गई। फिर उसके बाद 86% से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कैपेसिटी पता कर लेंगे। एफिशिएंसी रेशियो गिवन है, तो एफिशिएंसी रेशियो से फिर हम स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढ लेंगे। सिंपल एकदम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले एक्चुअल आवर्स वर्क, तो एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना होगा? वेरी गुड, बजटेड कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी इज इक्वल टू 125 वर्कर्स हैं, हर वर्कर 4 वीक काम करने वाले हैं, हर वीक में 6 दिन काम करना है, 6 दिन में 8 घंटे काम करने हैं, बस। तो 125 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 मीन्स 24,000 आवर्स काम करना था। ये मैंने बजट बनाया, बट एक्चुअली में मैंने बजट का सिर्फ और सिर्फ 86% ही काम किया है। तो एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल यूजेज फर्स्ट, बजटेड कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 86%। तो 24,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 86%, 20,640 आवर्स। सेकेंड, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये एफिशिएंसी रेशियो से मिल जाएगा। अभी जस्ट बताया था आपको, एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो एफिशिएंसी आपकी 110%। देखिए यहां से एक चीज आपको ना, कभी कभी अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लॉजिक से भी कर सकते हो। जैसे एफिशिएंसी रेशियो 110% है, तो एफिशिएंसी रेशियो अगर 100% से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है कि जितना आपको टाइम दिया गया होगा काम करने को, आपने उससे कम टाइम में ही काम को करके दिखाया होगा। मतलब हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा होगा, एक्चुअल आवर्स कम होगा। स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा होगा, एक्चुअल आवर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 100% से ज़्यादा एफिशिएंट हो, मतलब आपको टाइम दिया गया ज़्यादा बट आपने कम टाइम में ही काम को करके दिखाया, तभी तो आप एफिशिएंट बनोगे ना। तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि आपको एफिशिएंसी रेशियो चाहिए 100 से ज़्यादा। तो 100 से ज़्यादा कब आ सकती है? जब ऊपर बड़ा अमाउंट होगा, नीचे छोटा अमाउंट होगा। एफिशिएंसी रेशियो 100% से ज़्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा होगा, एक्चुअल आवर्स कम होगा, तो ऊपर में क्या आएगा? स्टैंडर्ड। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो लॉजिकल से। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं पता, बट एक्चुअल आवर्स पता है 2640। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 2640 इंटू 110%, 22,704। सिंपल। थर्ड, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला जल्दी बताइए क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको पता है 22,704 है, बजटेड आवर्स 24,000 है।
तो 22,704 डिवाइडेड बाई 24,000, 94.6%। फोर्थ, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो का मतलब क्या होता है ना, कि आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी और उसमें से आपने कितना बजट बनाया। तो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 150 एम्प्लॉयज़ की, बट आपने जो अपना बजट बनाया वो 125 एम्प्लॉयज़ को लेके ही बनाया। तो बस उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो में। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, फॉर्मूला बजटेड कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कैपेसिटी। बजटेड कैपेसिटी कितनी है, बजटेड कैपेसिटी है 24,000, और वही मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, भाई जैसे हमने बजटेड कैलकुलेट किया था सिमिलरली वैसे ही मैक्सिमम का कंप्यूट करेंगे। 150 वर्कर्स हैं, वर्कर्स एक वीक महीने में 4 वीक काम करेंगे, हर वीक में 6 दिन काम करना है और हर दिन 8 घंटे काम होगा। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 28,800। 83.33 आवर्स या 83.33%। तो ये निकल के आ गई आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो। सिंपल एकदम, बस लिख लीजिए इसे भी।